Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Maths by Sandeep. This is the second lecture of trigonometric class 11th. So शुरू करते हैं. इसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वेंशन. देखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है हम सभी को. जैसे ये अगर तुम्हारा सपोज करो कि 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई स्टूडेंट यहाँ ऐसे भी तो पहुँच सकता है. जैसे एक चक्कर लगाया फिर 30 डिग्री घूम गया तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 30 कितना हो जाएगा 390. वैसे ही सपोज करो कि कोई स्टूडेंट ऐसे ही लगाया, ठीक है, मतलब ये वाला जो था ना, ये वाला पहले जो घूमे थे हम लोग, ये तो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो अगर पूरा कंप्लीट करता है तो कितना होता 360, उसमें से तुम 30 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा -330 डिग्री. तो यहाँ से तुमको दो बात नोट करना है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेज़र करते हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेज़र करते हैं वो नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं. तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन विथ पॉजिटिव साइन और सेकेंड में क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन विथ नेगेटिव साइन, ठीक है. तो ये हुआ. और कुछ देखो, पॉइंट नंबर 2 देखो इसका. देखो टोटल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है. तो ये मेरा 2 डायमेंशनल प्लेन है. ये हो गया मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पे क्या होते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे साइन एंड कोसेक ये तो पॉजिटिव होगा और रेस्ट नेगेटिव, ठीक है. वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा टैन एंड कॉट ये पॉजिटिव होगा और रेस्ट नेगेटिव होगा, ठीक है. वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस एंड सेक ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा और रेस्ट तुम्हारा क्या होगा नेगेटिव. रेस्ट का मतलब बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है. तो ये भी ध्यान देना है. और चलो फिर आगे करते हैं हम लोग. पॉइंट नंबर 3 देखो. जैसे ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. पॉइंट नंबर 3 जैसे ये तुम्हारा क्या है 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है. इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. तो क्या किया ना, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर दी कि इस पॉइंट का नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3 और इसका नाम दे दिया 4, ठीक है. अब तो तुम ये देखो कि पॉइंट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग किस तरह का एंगल्स मिलेगा. तो जैसे 0 डिग्री तो तुमको इसी पे मिल गया, ठीक है. फिर एक चक्कर लगा के आओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई. फिर कोई बच्चा एक चक्कर लगा के आएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई. ये सारा तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं. मान के चलो कि कोई स्टूडेंट क्लॉकवाइज में घूमेगा तो इसी कितना एंगल मिल जाएगा -2 पाई. तो कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 1 किस तरह के एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है. तो लिखते हैं इसको. देखो कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 1 एंगल्स आर ऑफ द टाइप, ठीक है.
किस तरह का होगा, 0 है, फिर तुम्हारा 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, इसके पीछे तुम्हारा -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इन सारे एंगल्स को इन जनरल हम लोग कैसे लिखते हैं, 2n पाई, जहाँ n तुम्हारा क्या होता है, n इज इंटीजर। बात समझे? तो पॉइंट नंबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह का एंगल्स मिलेगा, तो तुमको मिलेगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई है, -4 पाई है, -6 पाई है। ठीक है, वैसे ही इधर देख लो, जैसे ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर 3 है, इसका चर्चा कर लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे 1 है, जैसे मान लो ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 4 है, ये कितना हो गया, पाई, फिर एक चक्कर लगाए, फिर इधर से आ गए, तो कितना हो गया, 3 पाई। वैसे ही जब तुम इस तरफ से घूमोगे तो ये कितना होगा, चूँकि ये क्लॉकवाइज है तो ये -पाई होगा। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 3 किस तरह के एंगल्स मिलेंगे, तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, -पाई, -3 पाई। ठीक है, इधर से गए तो -2 पाई और फिर एक बार लगा दिए तो -3 पाई हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को भी यहाँ लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 3। ठीक है, एंगल्स आर ऑफ द फॉर्म, किस किस फॉर्म का होगा, तो उसे हम लिखते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा पाई है, फिर तुम्हारा 3 पाई हुआ, फिर तुम्हारा 5 पाई हुआ, फिर 7 पाई हुआ, इसके पीछे कितना हो जाएगा, -पाई भी मिलेगा, -3 पाई भी मिलेगा, ठीक है, और -5 पाई भी मिलेगा ऐसे। और तुमको अगर जैसे इन सारे एंगल्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर 2n पाई था, तो इन सारे एंगल्स को अगर इन जनरल रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 पाई से, या फिर इसी को तुम लिख सकते हो 2n-1 पाई। देख लो, पाई का सारा ऑड मल्टीपल है पॉइंट नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग, और पॉइंट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग पाई का सारा इवन मल्टीपल है। तो अगर कभी भी तुमको इस तरह का एंगल्स दिखे जो पाई का मल्टीपल है, ठीक है, तो तुमको दो चीज़ डिसाइड करना है कि वो पाई का इवन मल्टीपल है या पाई का ऑड मल्टीपल है। अगर वो पाई का इवन मल्टीपल है तो पॉइंट नंबर 1 को करस्पॉन्ड करेगा, और अगर पाई का ऑड मल्टीपल है तो पॉइंट नंबर 3 को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो जैसे तुम 1 और 3 के बारे में डिस्कस किए, सेम टू सेम तुम 2 और 4 के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। करते हैं? ठीक। पॉइंट नंबर 2, जैसे ये कितना डिग्री है, π/2, फिर से एक चक्कर लगाया तो 2 पाई हो गया, और 2 पाई में कितना ऐड कर दिया, π/2, तो 2 पाई प्लस π/2 कितना हो जाता है, 5 π/2। ठीक है, वैसे ही मान के चलो कि कोई स्टूडेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, तो कितना एंगल बनाएगा, -3 π/2 आएगा ना, ऐसे अगर घूमोगे तो। जैसे मान लो कि यहाँ से हम लोग ऐसे घूम गए, ठीक है, तो लिखते हैं ये तुम्हारा 2 है, तो corresponding to point 2 angles are of the फॉर्म या टाइप, जो भी लिखना है, एंगल्स आर ऑफ द टाइप। किस किस तरह का होगा, जैसे मान लो तुम्हारा π/2 हुआ, ये जो 1 पाई है ना, इसमें 4 ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 π/2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 9 π/2 होगा, फिर 13 π/2 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और पीछे 4 घटाओ, ठीक है, तो -3 π/2 होगा, -7 π/2 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, देखो ध्यान देना कि एक तो π/2 का ऑड मल्टीपल तो है ही, ठीक है, दूसरी बात कि खासियत क्या है कि ये जो नंबर है ना तुम्हारा 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, यहाँ -7 है। अगर तुम इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अगर सारे एंगल्स को इन जनरल अगर रिप्रेजेंट करना हो ना, तो उसका एक्सप्रेशन होता है तुम्हारा 4n, उसका एक्सप्रेशन होता है तुम्हारा 4n+1 और कितना π/2।
ठीक है। और इसी चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम 4n+1 लिख लो या 4n-3π/2 लिख लो, बात बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पॉइंट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग हमें किस तरह का एंगल्स मिलेगा, तो 4n+1π/2 टाइप का मिलेगा। ठीक, तो पॉइंट नंबर 4 पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये रहा तुम्हारा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा कितना हो गया 3π/2, इधर से कोई बच्चा आया तो कितना हो जाएगा -π/2, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह का एंगल्स मिलेगा देखो, तो इसको भी लिखे corresponding to point 4 angles are of the type, किस तरह का होगा, जैसे मान लो 3π/2 हो गया, ठीक है। और कितना हो जाएगा 7π/2 होगा, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 11π/2, 15π/2, पीछे घटाओ फिर कितना 4 घटाओगे तो -π/2 मिलेगा, फिर 4 घटाओगे तो -5π/2 मिलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन सारे नंबर्स में क्या खासियत था 1, 5, 4, 13 में कि 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आ रहा था, तो वैसे ही 3, 7, 11, 15 जो नंबर्स है इनमें क्या खासियत है कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे किस तरह के पॉइंट नंबर 4 पे किस तरह के एंगल्स मिलेंगे, तो 4n+3π/2 टाइप का, या इसी को तुम लिख सकते हो 4n-1π/2, ठीक है। देखो 4 का मल्टीपल ऐड करने से जैसे 4n+3 जिस टाइप का नंबर होगा उसी टाइप का नंबर 4n-1 भी होगा। बात समझ में आया, क्योंकि 4 ऐड करने पे ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे दिखा देते हैं 4n-1 में अगर तुम 4 ऐड कर दोगे ना तो ये दोनों 4 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। बट इससे फ़ायदा ये चीज़ होगा कि 4n-1 जो एक्सप्रेशन है ना वो किस तरह का हो जाएगा 4n+3 टाइप का, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग 2n π मिलता है, पॉइंट नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग 2n+1π बोल लो या 2n-1π बोल लो, पॉइंट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग 4n+1π/2 और पॉइंट नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग 4n+3π/2। ध्यान देना कि अगर पाई के मल्टीपल के बारे में बात करें ना तो पॉइंट नंबर 1 और 3 के बारे में सोचना है, और अगर π/2 के मल्टीपल के बारे में बात करें तो पॉइंट नंबर 2 या फिर पॉइंट नंबर 4 के बारे में सोचना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और हम लिखवा देते हैं, एक नोट करके पहले से रब करते हैं नोट। देखो 2n π और 2n+1π लिखो या फिर 2n-1π लिखो, जो भी लिखो, ठीक है। ये कंबाइन होकर किस तरह का एंगल देगा nπ टाइप का, बात समझे। उसी तरीके से ये जो तुम्हारा है ना 4n+1π/2 या फिर 4n+3π/2, ठीक है। इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे ना एक साथ तो तुम्हें किस तरह का एंगल मिलेगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिलेगा, 2n+1π/2 टाइप का। तो ये भी याद रखना है, ठीक है, कि 2n π बोलो या 2n+1π बोलो, अगर इकट्ठे बोलना हो तो हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π बोलेंगे। अच्छा 4n+1π/2 बोल लो या 4n+3π/2 बोल लो, अगर इकट्ठे बोलना है तो हम 2n+1π/2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा। अच्छा चलो और भी तुम छोटे छोटे चीज़ को डिस्कस कर सकते हो। जैसे देखो तुम जैसे छोटे क्लास में आई मीन 10th में जैसे लिखते हैं ना कि sin x का रेसिप्रोकल तुम्हारा क्या है cosec x है फॉर ऑल x, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। बात समझ में आया। जैसे कि मान लो कि अगर तुम x का वैल्यू कितना रखोगे पाई रख दो या 0 रख दो, ठीक है, तो sin 0 0 होता है, ठीक है, तो फिर ये उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा कि नहीं, ठीक। तो जब कभी भी ये एक्सप्रेशन आए ना तुम्हारे सामने कि sin x इज इक्वल्स टू 1/cosec x, तो ये रिजल्ट तुम्हारा तभी वैलिड है फॉर ऑल x, का मतलब है कि x पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये क्या हो जाता है
ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो का रेसिप्रोकल निकलेगा नहीं। एक चीज़ और देख सकते हो, जैसे कॉस का रेसिप्रोकल हम लोग पढ़ते हैं कितना, सेक एक्स। तो ये रिजल्ट तो तभी वैलिड है ना कि जब x तुम्हारा π/2 का मल्टीपल नहीं है। बात समझ में आया? क्योंकि cos 90 डिग्री ना ज़ीरो हो जाता है और फिर ज़ीरो का रेसिप्रोकल मिलेगा नहीं। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके कि जैसे सेंस ऑफ रोटेशन बताए, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बात किए कि हम लोग कैसे बात करेंगे 1 2 3 4 पे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये डिस्कस हुई कि इस तरह का जो एंगल से इसको तुम इकट्ठे n पाई बोल सकते हो, इस तरह का जो एंगल से इसको इकट्ठे तुम क्या बोल सकते हो, 2n+1 π/2। एक चीज़ और नोट करके रखो, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, इसे भी तुम नोट कर लेना, ठीक है, नोट। यही तुम्हारा यहाँ पे 2n पाई टाइप का एंगल मिलता है। ठीक है, तो देखो क्या बिहेवियर होता है, जैसे यहाँ पे किस तरह का एंगल है तुम्हारा, 2n पाई टाइप का। ठीक है, तो साइन और कोसेक नहीं, साइन और टैन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और कॉस और सेक की वैल्यू कितनी आएगी, +1। और साइन, अगर साइन ज़ीरो है तो तुम्हारा कोसेक, और टैन अगर ज़ीरो है तो कॉट, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आई होप कि कुछ समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जब हम लोग क्लास 10th में रहते थे ना, तो कुछ बेसिक एंगल्स का मेज़र हम लोग पढ़ के रखे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और 11th में आओगे तो कुछ और पढ़ोगे। ठीक है, चलो उसी तरीके से ये तो तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 था। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 है, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 है, और ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ भी तो वही बात होगा कि साइन और टैन की वैल्यू तो ज़ीरो होगी, लेकिन इस बार कॉस और सेक का वैल्यू कितना होगा, -1, और कोसेक और कॉट ये फिर से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो बात तुम पॉइंट नंबर 1 और 3 पे किए, वैसे तुम ये यहाँ पे करो 2 और 4 पे। तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि तुम्हारा 2 और 4 पे पॉइंट नंबर 2 और 4 के करस्पॉन्डिंग किस तरह का एंगल्स मिलता है, तो 2n+1 π/2 टाइप का, मतलब पाई का ऑड मल्टीपल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे इसको, देखो ऐसे करके कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे साइन और कोसेक का वैल्यू कितना आएगा, +1। ठीक है, जीरो कौन होगा, तो तुम ये देखो cos 90 ज़ीरो होता है, और cot थीटा = क्या होता है, cos x/sin x। तो अगर सपोज करो कि cot 90 निकालना हो तो तुम क्या निकालोगे, cos 90/sin 90, और cos 90 क्या होता है, 0, sin 90 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा cos है और जो तुम्हारा cot है, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और अगर ये तुम्हारा 0 हो गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन। ठीक है, टैन एक्स लिख लो, हम अभी x छोड़ दिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे किस तरह का एंगल मिला वो भी लिख देते हैं। चलो यहाँ भी छूट गया, लिख ही देते हैं। 2n+1 पाई, मतलब पाई का ऑड मल्टीपल, यहाँ पे 4n+1 π/2। ठीक है, 4n+1 किस तरह का नंबर है, बार बार दोहरा रहे हैं कि 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आना चाहिए। यहाँ पे किस तरह का एंगल था हमारे पास, 4n+3 π/2 टाइप का। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से कि साइन और कोसेक की अब की बार वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक है, कॉस और कॉट ये तो फिर से 0 हो जाएगा, और अगर कॉस 0 हो गया तो इसका रेसिप्रोकल सेक और इसका रेसिप्रोकल टैन, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है, बट फिर भी मतलब अगर तुमको x एक्सिस पे कोई एंगल हो और y एक्सिस पे कोई एंगल हो और उसके बारे में कुछ पूछ रहा हो ना, तो ये बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है,
सो आई होप कि तुम लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा, जैसे क्लास में समझ में आता होगा वैसे ये लेक्चर के थ्रू भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। चलो अब तुम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, मे बी थर्ड फोर्थ नंबरिंग तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेसिक आइडेंटिटीज़, बेसिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहला आता है तुम्हारा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, ये सारे एक्स के लिए ट्रू है। एक्स का तुम कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, आगे पढ़ोगे डोमेन वोमेन के बारे में ना तो फिर और चर्चा होगी। अभी तो बस इतना ध्यान रखा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है एक्स के हर वैल्यू के लिए। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटीज़ पढ़ के रखे होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स ये 1 के बराबर होता है। हमेशा 1 के बराबर नहीं होता। तुम तो ये सोचो कि जैसे ये कब अनडिफाइंड होगा, जैसे मान लो x का वैल्यू अगर तुम 90 डिग्री पुट कर दोगे, ठीक है, तो cos 90 0 होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, sec 90 अनडिफाइंड हो जाएगा, tan 90 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है। ठीक, तो ये रिलेशन तुम्हारा तभी वैलिड है जब x तुम्हारा क्या नहीं है, मतलब 2n+1 π/2 टाइप का नहीं है। π/2 के ऑड मल्टीपल पे, ठीक है, क्या हो जाता है, कॉस जो इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, कॉस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर आ रहा है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो 10th में ये सारी चीज़ें नहीं बताते थे टीचर्स क्योंकि उस समय छोटे थे, बट अब बड़े हो गए तो अब पढ़ना है सारी चीज़ों को। ठीक है, एक और है तुम्हारा जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हमेशा ट्रू नहीं होता है, बात समझ में आया। ठीक है, फिर से देख लो ये कब वैलिड होगा, जब x तुम्हारा किसके बराबर नहीं होगा, n पाई के बराबर नहीं होगा। क्यों ऐसा, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एकदम आखिरी टॉपिक होगा, वहाँ भी तुम पढ़ोगे। जैसे इसके डिनोमिनेटर में साइन आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, और साइन ना n पाई पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी जस्ट इसके पहले वाले नोट में लिखवाए थे ये डायग्राम बना के कि पॉइंट नंबर 1 और 3 पे किस तरह का एंगल मिलता है इकट्ठे n पाई टाइप का, और वहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। अब देखो कुछ चीज़ जो तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, जैसे ये एक्सप्रेशन है ना तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इसको ऐसा लिखा कि साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक करो तो 1 प्लस कॉस एक्स और कितना 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा सेपरेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, जैसे साइन किसी को भी नीचे ले आओ तो 1 प्लस कॉस एक्स और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो ये एक रिजल्ट है जो तुम लोग को तुरंत दिमाग में क्लिक आना चाहिए कि साइन बाई 1 प्लस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस बाई साइन। ठीक है, और चाहो तो क्या कर सकते हो ना, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब इसी रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, साइन एक्स। ठीक है, चाहो तो तुम साइन और कॉस को इंटरचेंज कर सकते हो ना, जैसे ये जो तुम्हारा साइन स्क्वायर है इसको हम इधर लेके जा सकते हैं ना। ठीक है, तो और ये क्या हो जाएगा, जैसे कॉस बाई 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, आई होप कि कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ होगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ। एक और देखो 5वां नंबर, जैसे ये आइडेंटिटी पढ़े तुम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का आया है, तो तुम इसको a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक करो तो कितना आ जाएगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और साथ में क्या आएगा सेक एक्स माइनस टैन एक्स और इज इक्वल्स टू। तो यहाँ से क्या मिला कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक एक्स माइनस टैन एक्स, या फिर सेक एक्स माइनस टैन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स। कहने का मतलब है कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स एंड सेक एक्स माइनस टैन एक्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बात समझ में आया? तो ठीक है, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, मैथ तो समझ में आ रहा होगा
कि ये क्या लिखा हुआ बोर्ड पे। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। एक और था, पता नहीं कौन सा नंबर था, तुम लोग नंबर देख लेना, ठीक है। ये होता है ना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। फिर से वही चीज़ लिखा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और फिर यहाँ से कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू क्या। तो जैसे वहाँ पे सेक एक्स माइनस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, वैसे ही यहाँ पे कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो क्या मिलेगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इसी चीज़ को तुम लिख सकते हो ऐसे कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आई होप कि बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। एक और रिजल्ट देखा कि जैसे tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इसको तुम लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो फर्स्ट लेक्चर में एकदम हम बताए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेशंस। तुम चीज़ों को जितना ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाओगे, जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले जितनी अच्छी से याद होगा, जितने टिप्स पे याद होंगे ना, वो तुरंत कैलकुलेट कर पाएगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे। नहीं तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग में ये क्लिक करना मुश्किल हो जाता है कि हम प्रोसीड कैसे करें। और अगर तुम्हारा मैनिपुलेशन ठीक ठाक है, फॉर्मूले टिप्स पे है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। देखो इधर से स्टार्ट किए लेफ्ट हैंड साइड से, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है। इस साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स ये लिखा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर एक्स, अंदर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना कॉस स्क्वायर एक्स, कैंसिल कैंसिल, और जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है। तो फिर एक और लिख सकते हो, जैसे क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा आई थिंक। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो कॉट स्क्वायर एक्स इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंदर लेके गए कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कितना साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लास 12th में जब चले जाओगे ना, जो स्टूडेंट अभी 11th में है, और जब तुम 12th में इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट आता है इस तरह का चीज़, इंटीग्रेट करो, ठीक है। और तब तक क्या होता है कि फार्मूला दिमाग से निकल चुका होता है। बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस क्या करो, ठीक है, डेली याद किया करो, रूटीन बना लो कि फार्मूला रटना है, चीज़ें हो जाएगी। एक और लास्ट नोट देखो, ठीक है, एक और लास्ट नोट, ठीक। देखो इसमें क्या है कि ये जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिखने वाला आदत, इसे अब हम छोड़ दिए, क्योंकि अब हम बचपन में नहीं है, अब हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है। ये हैबिट रखा करो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। बात समझ में आया? क्योंकि अगर उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है कि क्या है क्या नहीं है। तुम तो ऐसे देखो, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसे ना कॉस एक्स नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि कॉस एक्स कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ में, ऑल साइन 10 कॉस, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो अगर ये एंगल तुम्हारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सपोज करो कि x तुम्हारा सेकंड और थर्ड में रहा, तब तो दिक्कत है, तब तो तुम cos का वैल्यू पॉजिटिव नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं cos x, ठीक है। इसकी वैल्यू cos x तब आएगी
जब x कहाँ बिलोंग करेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से या तो फोर्थ क्वाड्रेंट से। और इसका वैल्यू तुम्हारा माइनस कॉस एक्स आएगा जब x तुम्हारा कहाँ बिलोंग करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, या फिर x कहाँ बिलोंग करे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। और देखो एक चीज़ साइन भी देख लो, फिर मान लो कि ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, मॉड साइन एक्स। पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और साइन कहाँ पॉजिटिव मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू साइन एक्स तब आएगी जब एक्स तुम्हारा कहाँ बिलोंग करे, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स तब आएगी जब एक्स तुम्हारा कहाँ बिलोंग करे, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आई होप कि चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा। तो ये आदत अब हम लोग छोड़ दिए क्योंकि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है, मॉड एक्स लिखना है। ठीक है, और जब तक एंगल के बारे में पता ना हो तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स हो, ये मतलब रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो ना तो फटाक से क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। और उसके बाद फिर ये डिस्कस किए कि वो एंगल कहाँ है। क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपनी नॉलेज से हम लोग पता करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ और बता देते हैं, वो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, कि जैसे अगर ये लिखा रहा है ना 4n+1 लिखा रहे, 4n+2 लिखा रहे, 4n+3 लिखा रहे, तो दिमाग पे तो ये जोर डालो कि ये किस तरह का नंबर है। तो ये मल्टीपल ऑफ 4+1 लिखा हुआ है, ये तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 4+2 लिखा हुआ है, ये तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 4+3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि इस तरह के जो नंबर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। इस तरह का जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इस तरह का जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलो एक चीज़ और, यहाँ देख लिया 2n पाई, पाई का मल्टीपल 1 और 3 पे मिलेगा, पाई/2 का मल्टीपल 2 और 4 पे मिलेगा। ठीक है, और फिर तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 पे 2n पाई टाइप के मतलब पाई का इवन मल्टीपल, पॉइंट नंबर 3 पे पाई का ऑड मल्टीपल। यहाँ पाई/2 का मल्टीपल मिलता है 2 और 4 पे। यहाँ किस तरह का एंगल मिलेगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर। यहाँ क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन सी यू एंड बाय बाय।